Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle and today we are going to continue with the chapter Material Cost. So इसमें हम लोगों ने EOQ तक पढ़ लिया था. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मटीरियल स्टोरेज एंड कंट्रोल और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटीरियल्स पढ़ेंगे और फिर मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल ये सब पढ़ेंगे. सो मटीरियल स्टोरेज एंड कंट्रोल में क्या बोल रहा है, देखो आप लोगों का मटेरियल जो है वो आपका रिसीव हो गया है, ठीक है, आपका स्टोर डिपार्टमेंट में पहुंच चुका है. स्टोर्स में पहुंचने के बाद मटेरियल का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका हो जाता है? स्टोर्स इंचार्ज जो होते हैं उनका हो जाता है सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. एंड ही नीड्स टू इंश्योर दैट मटेरियल मूवमेंट्स का जो मटेरियल का जो मूवमेंट हो रहा है स्टोर से स्टोर के अंदर आ रहा है या फिर स्टोर से बाहर जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट के होने पर ही होना चाहिए, ठीक है. दीज मूवमेंट्स ऑफ द मटीरियल्स आर डन ओनली अगेंस्ट द ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. और क्या है, जो स्टोर्स इंचार्ज होते हैं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मटीरियल्स का, he is the only person responsible for proper utilization of storage space. मतलब आपका स्टोर में जितना भी स्टोरेज स्पेस है उसको वो कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहता है. और क्या चीज़ रहता है कि उनको सारा अथॉरिटी दिया जाता है कि आप अपना सारा कंट्रोल यूज़ करो और मटीरियल्स जो हैं उनको जस्ट मेक इट श्योर कि जो मटेरियल है वो सब वेल प्रोटेक्टेड है, जैसे कि ना चोरी होनी चाहिए, ना आग लगना चाहिए, ना ही कुछ मिसअप्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि मटेरियल का जो स्टोरेज होता है वो स्टोर्स इंचार्ज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और मटेरियल्स के ऊपर एक ऑप्टिमम कंट्रोल लाना भी उनकी ही जिम्मेदारी होती है. नेक्स्ट यहाँ पर ड्यूटीज ऑफ स्टोर कीपर दिया है. ये चीज़ें आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, ईजी है, समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्टोर्स. सो जो स्टोर्स होते हैं उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है सेंट्रल स्टोर, सेकेंड है डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर्स एंड थर्ड है सब स्टोर्स या फिर उनको इम्प्रेस्ड स्टोर्स भी कहा जाता है, ठीक है. सो पढ़ते हैं हम लोग कि जनरली क्या होता है ना, जितने भी बिजनेस कंसर्न्स होते हैं उनके पास एक सेंट्रल स्टोर रहता ही है, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, उसमें इन केस ऑफ सेंट्रलाइज्ड स्टोर्स मटीरियल्स आर रिसीव्ड बाय एंड इशूड फ्रॉम वन स्टोर्स डिपार्टमेंट और जितने भी मटीरियल्स होते हैं वो सब एक सेंट्रल स्टोर में रखा जाता है. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो सेंट्रलाइज्ड स्टोर्स होते हैं वहाँ पर जितने भी मटीरियल्स स्टोर होकर रहते हैं वो सब एक ही स्टोर्स डिपार्टमेंट से आए रहते हैं, ठीक है, और उनको एक ही जगह पर सारे मटीरियल्स को एक ही जगह पर रखा जाता है. उससे क्या होता है, सारे मटेरियल्स पर एक बेटर कंट्रोल लाया जा सकता है. और क्या होता है, जो स्टाफ एक्सपर्ट्स, क्लरिकल स्टाफ, फ्लोर स्पेस, रिकॉर्ड्स, इन सब के इकोनॉमी में एक बैलेंस लाया जा सकता है. सुपरविजन भी बेटर तरीके में किया जा सकता है. और क्या होता है, जो भी स्टोर आइटम्स रखे जाते हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखा जाता है और प्रॉपर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया जा सकता है, जिसकी वजह से ऑब्सोलेट होने के चांसेस नहीं रहते हैं. और क्या है, जितना आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत रहती है, यू कैन मिनिमाइज दैट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, राइट. ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं सेंट्रलाइज्ड स्टोर्स के. फिर क्या है, और यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी दिया गया है सेंट्रलाइज्ड स्टोर्स के, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हो जाता है क्योंकि सारा मटीरियल एक ही जगह पर रखा रहता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में डिफ़िकल्ट हो जाता है. और क्या होता है, मटेरियल को रिसीव करने में डिले होता है बहुत ज़्यादा. और सारे चीज़ों को अगर आप लोग अपना सारा चीज़ को एक ही जगह पर रखोगे तो बहुत ही रिस्की हो जाता है कि अगर आग लगेगा तो मैक्सिमम डैमेज होने के चांसेस होते हैं ऐसे केसेस में. इसीलिए सेंट्रलाइज्ड स्टोर्स का ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. सिमिलरली डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर्स क्या क्या होते हैं, ये सब ना इंडिपेंडेंट स्टोर्स होते हैं विच आर सिचुएटेड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स. हर डिपार्टमेंट का अलग अलग स्टोर रहता है. दीज आर नोन एज योर डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर्स, ठीक है. हैंडलिंग ऑफ स्टोर्स इज अंडरटेकन बाय द स्टोर कीपर इन ईच डिपार्टमेंट. हर एक डिपार्टमेंट में एक स्टोर कीपर रहता है एंड वो जितना भी मेंटेनेंस है, जितना भी हैंडलिंग है, वही सब कुछ करते हैं. और क्या बोल रहा है यहाँ पर, द डिपार्टमेंट्स रिक्वायरिंग स्टोर्स कैन ड्रॉ देम
फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टोर्स सिचुएटेड इन देयर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को जो भी चाहिए होगा वो अपने डिपार्टमेंट का जो स्टोर है, जो डिसेंट्रलाइज्ड इंडिपेंडेंट स्टोर है, वहाँ से वो इशू करके ले सकते हैं। और जो डिसएडवांटेज था सेंट्रलाइज स्टोर्स का, उन सारी चीज़ों को आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। कहाँ पर? डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर्स में। जैसे कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम रहता था सेंट्रलाइज्ड स्टोर में, तो अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर्स रख रहे हो, हर डिपार्टमेंट में एक एक स्टोर है आपका, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो कम होता है, क्योंकि आप ही के डिपार्टमेंट में है सामान, आपको रेडिली अवेलेबल मिलता है वो। और क्या होता है, जैसे कि थेफ्ट वगैरह होता है तो कम लॉसेस होते हैं आपके, या फिर आग लग जाती है तो कम लॉसेस होते हैं आपके। बट दीज टाइप्स ऑफ स्टोर्स आर अनकॉमन बिकॉज ऑफ हैवी एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व। आप अगर हर डिपार्टमेंट में एक एक स्टोर्स रखोगे अपना, तो उसमें क्या होता है, आपका बहुत ही ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है उसमें, तो ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर बोल रहे हैं सेंट्रल स्टोर्स विद सब स्टोर्स, या फिर इसको क्या बोला जाता है, इम्प्रेस्ड स्टोर्स। ठीक है, तो सब स्टोर्स क्या क्या है? जितने भी फैक्ट्रीज या फिर वर्कशॉप्स हैं वो सब बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस में होते हैं, लेकिन आपका जो सेंट्रल स्टोर है वो तो एक ही जगह पे है। ये वी आर टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सेंट्रल स्टोर तो एक ही जगह पे है, लेकिन जो फैक्ट्रीज हैं और वर्कशॉप्स हैं वो लोग तो अलग अलग जगह पे लोकेटेड हो सकते हैं। तो उस केस में ना जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फिर हैंडलिंग चार्जेस है, उसको एक मिनिमाइज करने के लिए ना फैक्ट्री के पास ही एक एक सब स्टोर बनाया जाता है, जहाँ पर क्या करते हैं, जितने क्वांटिटी का मटेरियल आपको चाहिए थोड़े दिनों के लिए, बस उतने को ही वहाँ पर स्टॉक करके रखा जाता है। फॉर ईच आइटम ऑफ मटेरियल a quantity is determined and this should be kept in the stock at the beginning of any period। किसी भी पीरियड के स्टार्टिंग में बस उतने ही अमाउंट का, उतने ही क्वांटिटी का मटेरियल सब स्टोर में रखा जाता है। ठीक है, at the end of a period the storekeepers of each sub store will requisition from the central stores the quantity of the materials consumed। जैसे कि एक पीरियड आपका खत्म हुआ, एक अकाउंटिंग पीरियड आपका खत्म हुआ, तो उसमें क्या करते हैं, जो स्टोर कीपर्स होते हैं वो हर सब स्टोर से एक रिक्विजिशन, मटेरियल रिक्विजिशन सेंट्रल स्टोर में भिजवाते हैं, और वहाँ से जितना प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी आपको अपने सब स्टोर में ला के रखना है एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, वो उतना लाया जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ स्टोर्स कंट्रोल। राइट, इसके भी कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि प्रॉम्प्ट, आप मटेरियल को प्रॉम्प्टली इशू कर सकते हैं, फिर हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम होता है, और क्या है, जितने भी इसमें क्या क्या है, सेंट्रलाइज्ड स्टोर्स के एडवांटेजेस भी हैं, और एट द सेम टाइम सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में भी उसमें दिक्कत नहीं आती है। और क्या है, यहाँ पर एलेबरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का जो झंझट होता है वो भी इसमें नहीं होता है। राइट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्यों ज़रूरी है टू कंट्रोल द स्टोर्स। ठीक है, देखो जैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे जो नंबर एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल्स यूज़ होता है, बहुत वेराइटी के, बहुत तरह के मटेरियल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है उन सबको डिस्टिंग्विश कर पाना और सेपरेटली उनको स्टोर कर पाना। और अगर इन सब में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है, तो अगर मतलब उनको डिस्टिंग्विश करने में कुछ इश्यू हो गया, या फिर उनको सेपरेटली स्टोर करने में कोई इश्यू हो गया, तो उस केस में क्या क्या होता है, उस केस में ये चीज़ इम्पॉसिबल हो जाता है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली हो। ठीक है, तो अगर आपको फ्लो ऑफ प्रोडक्शन को स्मूथ रखना है, अपना जो ऑपरेशन है उसको सही से करने देना है, तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन को एस्टैब्लिश करें। राइट, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट मे हैपन दैट either one type of material is in excess or another type may be altogether non-existent। मतलब अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 मटेरियल्स की ज़रूरत है, तो कभी कभी अगर आपका प्रॉपर कंट्रोल नहीं है तो ये भी चांसेस हैं कि आपका एक मटेरियल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा और दूसरा मटेरियल आपके पास होगा ही नहीं। राइट,
तो ऐसे सिचुएशन ना हो, ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल हैज़ टू बी देयर फॉर to have a proper control over the stores, right? So the materials can be classified in different categories according to their nature or type. जैसे कि अगर हम लोग स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील, टूल स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, ग्लास, टिम्बर, ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं. अगेन उन सब में भी हम लोग एक और सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि माइल्ड स्टील अगर है तो क्या ये उसका बार है या फिर उसके स्ट्रिप्स हैं या फिर कुछ एंगल्स हैं या फिर रॉड्स है या फिर शीट्स हैं, राइट? ये तो बहुत तरह से अवेलेबल होते हैं. सो देर आर 2 स्टेप्स इन द क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, राइट? यहाँ पर कितने स्टेप्स हैं? देर आर 2 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है? डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स, देयर नेचर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. और क्या है? And classification of the items of comparable nature or type into suitable groups or classes. फर्स्ट है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो ये मटेरियल अवेलेबल है इसका नेचर क्या है, राइट? इसका नेचर क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है और ये हमारे पास कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है? और क्या है? और है कि उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और उन सबको हम लोग किस हिसाब से ग्रुप में डिवाइड करें या किस हिसाब से हम लोग उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है? ये तो गई क्लासिफिकेशन की बात. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोडिफिकेशन कैसे होता है. वेरियस टाइप्स ऑफ कोडिंग्स आर इन प्रैक्टिस और उसमें से जो कॉमन है वो मैं आपको बताती हूँ. पहला है अल्फाबेटिकल स्कीम. अल्फाबेटिकल स्कीम मतलब क्या है? आपको इसमें अल्फाबेटिक्स के हिसाब से उनका कोडिंग करना है. जैसे माइल्ड स्टील शीट्स हैं तो इसका फर्स्ट लेटर M है, इसका S है, इसका S है, तो इसको आप ऐसे कोड कर सकते हो एज MSS, राइट? कोडिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? अगर कोडिफिकेशन हो जाता है तो मटेरियल कहाँ पे रखा है और इस MSS मटेरियल की कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें ना आपको कैलकुलेट करना, मेजर करना बहुत ईजी हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं रहता है, राइट? इसीलिए एब्रीविएशंस हम लोग यूज़ करते हैं. तो इसको भी आप लोग, ये जो कोडिंग है इसको भी आप समझ लो कि एक बड़े से मटेरियल का एब्रीविएशन को ही कोडिंग बोला जाता है. सिमिलरली अल्फाबेटिकल स्कीम के बाद नेक्स्ट आता है न्यूमेरिक स्कीम. न्यूमेरिक स्कीम क्या बोल रहा है? यहाँ पर हम लोग नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि लेट्स से अगर हम लोग स्टील के लिए कोड यूज़ कर रहे हैं 300 तो हम लोग माइल्ड स्टील के लिए क्या यूज़ करेंगे? मे बी 310 यूज़ करेंगे. फिर माइल्ड स्टील शीट के लिए क्या यूज़ करेंगे? 311 यूज़ करेंगे. फिर माइल्ड स्टील बार के लिए में भी 312 यूज़ करेंगे. ऐसे हम लोग करते हैं. इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ यहाँ पर. अगर आप लोग हमारा ये जो कंटेंट देखें यहाँ पर बुक में, तो ये स्टडी नोट 1 है, ठीक है? इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको यहाँ पर क्या बताया गया? 1.1. अगर आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे डेफिनेशन को 1.1.1 ऐसे लिखा होगा. तो जैसे यहाँ पर इसको एक नंबरिंग किया गया है, सिमिलरली क्या किया जाता है? यहाँ पर हर एक मटेरियल को कोडिंग किया जाता है, हर एक मटेरियल को एक कोड दिया जाता है और जो भी कोड दिया जाता है यहाँ पर वो सबको यहाँ पर उनमें थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी होना चाहिए. जैसे कि ये स्टील है, स्टील में अगर 300 यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर भी 310 है, राइट? समझ में आ गया? सिमिलरली नेक्स्ट है आपका डेसिमल स्कीम. डेसिमल में क्या है? जैसे कि अगर स्टील को यहाँ पर 3.00 रखा गया है, यहाँ पर ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर वो डायरेक्ट एक नंबर दिया जाता था और यहाँ पर डेसिमल एक यूज़ हो रहा है. फिर आप लोग माइल्ड स्टील को मे बी 3.1 कर सकते हैं और माइल्ड स्टील शीट को आप 3.11 लिख सकते हैं. माइल्ड शीट बार को आप 3.12 लिख सकते हैं. तो ऐसे ही आप लोग अपने सुविधा के हिसाब से इसको आप कोडिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट है ब्लॉक स्कीम. ब्लॉक स्कीम का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर आइटम का टाइप ऑफ आइटम का कोडिंग किया जाता था, यहाँ पर हर एक ग्रुप के लिए एक ब्लॉक ऑफ नंबर यहाँ पर असाइन किया है. जैसे कि लेट्स से स्टील के लिए यहाँ पर 1 से 999 तक रिजर्व कर दिया गया, ठीक है?
फिर यहाँ पर रॉ मटेरियल्स के लिए लेट्स से यहाँ पर 1000 से 1999 तक रिजर्व कर दिया गया। फिर लेट्स से फिनिश्ड गुड्स के लिए यहाँ पर 2000 से 2999 तक रिजर्व कर दिया गया। हर एक ब्लॉक को यहाँ पर एक एक आइटम या फिर एक एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए यहाँ पर असाइन कर दिया गया। सिमिलरली नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन स्कीम। कॉम्बिनेशन स्कीम क्या है? यहाँ पर अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक स्कीम दोनों को ही यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है दोनों को यूज करके, एंड यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द टू। जैसे कि यहाँ पर माइल्ड स्टील को MS बोला जा रहा है, तो माइल्ड स्टील का जो शीट है उसको MS01 बोला जाएगा, राइट। यहाँ पर न्यूमेरिक भी है और अल्फाबेटिक भी है, और यहाँ पर हम लोग इजीली इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। शीट्स के लिए 01 है और MS है हम लोग का माइल्ड स्टील के लिए, तो हम लोग इसको देख के बता सकते हैं दिस इज अ शीट ऑफ माइल्ड स्टील। फिर सिमिलरली माइल्ड स्टील बार्स के लिए क्या है? MS02। ऐसे करके आप अपने ही हिसाब से इन सबको कोडिफिकेशन कर सकते हैं, और इट हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल इन नेचर, जिससे कि आपको याद रहे कि यस यहाँ पर हम लोग इसी पर्टिकुलर आइटम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। पहला है कि आपका जो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, और मटेरियल्स कहाँ पर है इस चीज़ को आप लोकेट कर सकते हो, राइट। आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ द मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप यही ढंग से नहीं कर पाओगे तो आपका जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है दैट विल गेट स्ट्रेन्ड, वो आपका फ्लो ऑफ प्रोडक्शन रुक सकता है। नेक्स्ट है ये जो मटेरियल है ये दिस मिनिमाइजेस द रिकॉर्डिंग ऑफ द नेचर और टाइप ऑफ मटेरियल। जैसे कि अगर आपको माइल्ड स्टील शीट, माइल्ड स्टील बार ऐसे बहुत बड़ा बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन देना पड़ता था, उसके कंपैरिजन में ये जो रिकॉर्डिंग है इसको बहुत ही सिंपल, आसान और मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है? कोडिफिकेशन इज अ मस्ट इन द केस ऑफ मैकेनाइजेशन ऑफ द स्टोर्स अकाउंटिंग। स्टोर्स का जो अकाउंटिंग होता है उसको अगर आप लोग मैकेनाइजेशन कराने वाले हैं या ऑटोमेशन कराने वाले हैं, ऑटोमेटिकली आप कराने वाले हैं, तो उस केस में कोडिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, इट इज़ अ मस्ट, क्योंकि उसके बिना ये जो अकाउंटिंग का प्रोसेस ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स बन जाता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी बन जाता है। द मेथड इज सिंपल टू ऑपरेट एंड डेफिनेटली इट सेव्स टाइम एंड मनी। देखो आपके पास अगर छोटा छोटा एब्रीविएशंस हैं तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है ऑपरेट करना, और ये आपका पैसा भी बचाता है और ये आपका वक्त भी बचाता है। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग मटेरियल्स को प्रॉपरली क्लासिफाई करें एंड उनको प्रॉपर एक कोड दें, ठीक है। आफ्टर द मटेरियल क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन इज डन फॉर ऑल द मटेरियल्स, we have to fix the minimum level, maximum level, reorder level and reorder quantity। तो ये सब क्या है? ये सब है स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो स्टोर कीपर होता है हर स्टोर में, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मटेरियल का इन्वेंट्री है, राइट, जो इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल है उनके बीच में, मतलब मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल के बीच में एक बैलेंस बना रहे, एक बैलेंस मेंटेन रहे, राइट। तो इसीलिए अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि मिनिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या है और ये सब क्या है, और अभी आने वाला है हम लोग का जो सबसे इंटरेस्टिंग है, यानी कि न्यूमेरिकल वाला पार्ट। पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल क्या है? इट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एन आइटम ऑफ मटेरियल दैट कैन बी हेल्ड इन स्टॉक एट एनी टाइम। आप किसी भी वक्त जाओ तो स्टॉक में जो मैक्सिमम क्वांटिटी रह सकता है उस मटेरियल का, दैट इज नोन एज योर मैक्सिमम लेवल। लेट्स से अभी आप स्टोर में जा रहे हो और देख रहे हो कि एक मटेरियल है जिसका नाम A है, उसका मैक्सिमम 30 kgs रह सकता है, लेट्स से, ठीक है। आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी ज़रूरत भी कम पड़ती है, सो इस मटेरियल का 30 kg रहना चाहिए। तो ये है मैक्सिमम क्वांटिटी, ठीक है। सिमिलरली एक मिनिमम क्वांटिटी होता है, लेट्स से 10 kg। इतना मिनिमम आपके पास रहना चाहिए ताकि आपका जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है वो बंद ना हो। और मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम इतना रहना चाहिए सो दैट
आपको एक्स्ट्रा ला के अपने पास स्टॉक करके अपने पास जमा करके रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी वक्त अगर आप लोग अपना इमरजेंसी का सिचुएशन देखें तब भी आपको मैक्सिमम 30 kg की ही ज़रूरत पड़ेगी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है। द स्टॉक इन हैंड इज रेगुलेटेड इन सच अ मैनर दैट नॉर्मली इट डज नॉट एक्सीड दिस लेवल, कि इसका जो स्टॉक इन हैंड मतलब इसका जो क्लोजिंग स्टॉक उसको इस तरह से रेगुलेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है कि ये 30 kg का जो लेवल है इससे एक्सीड ना हो। वाइल फिक्सिंग द लेवल इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट फैक्टर क्या है? व्हाट विल बी द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टोर फॉर प्रोडक्शन पर्पस। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोडक्शन के लिए उस पर्टिकुलर मटेरियल का कितने क्वांटिटी का ज़रूरत पड़ सकता है, मैक्सिमम कितने क्वांटिटी का ज़रूरत पड़ सकता है। सेकंड क्या है? इसका रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है, मतलब ये 1 घंटे में या 1 दिन में या फिर 1 हफ्ते में ये कितने क्वांटिटी का कंज्यूम हो रहा है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ कंजम्पशन। सेकंड है इसका लीड टाइम कितना है, मतलब जब ज़रूरत पड़ेगा हम लोग ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर प्लेस करने के कितने दिनों बाद या कितने घंटों बाद ये हमारे पास अवेलेबल होगा। थर्ड क्या है? इस मटेरियल का नेचर एंड प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है। द मैक्सिमम लेवल इज नेसेसरीली केप्ट लो फॉर मटेरियल्स दैट आर लाइबल टू क्विक डिटोरिएशन, मतलब जो चीज़ जल्दी से जल्दी पेरिश हो जाता है उस चीज़ का जो मैक्सिमम लेवल है उसको हमेशा कम ही रखा जाता है। जैसे कि लेट्स से आपको रखना है अपने पास ऐसा कोई केमिकल रखना है जो कि 3 दिन में ख़राब हो जाता है, तो आपको बस उतना ही मैक्सिमम रखना है अपने पास, उतना ही मैक्सिमम क्वांटिटी अपने पास रखना है जो कि 3 दिन तक ख़राब ना हो, 3 दिन तक में वो चीज़ यूटिलाइज हो जाए प्रॉपरली सो दैट कुछ भी वेस्टेज ना हो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में है स्टोरेज फैसिलिटीज़। स्टोरेज फैसिलिटी मतलब क्या है? दैट कैन बी कन्वीनियंटली स्पेयर्ड फॉर द आइटम विदाउट डिटर्मिनेंट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर आइटम्स ऑफ द स्टोर। मतलब मैक्सिमम इस चीज़ को इतना स्टोर करना, इतने क्वांटिटी का ही स्टोर करना चाहिए कि इसकी वजह से बाकी नेसेसरी प्रोडक्ट्स का स्टोरेज हैम्पर ना हो, बाकी किसी को बिना इफेक्ट किए आपको इतना मैक्सिमम रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड इंश्योरेंस। आप इसको स्टोर करके रख रहे हो, ऑब्वियसली इसका एक स्टोरेज कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, एक इन्वेंट्री कॉस्ट है, और क्या है इसका एक इंश्योरेंस भी आप बनाते हो। आपको पता नहीं है कभी कुछ आग लग जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, डैमेज हो सकता है, इसीलिए आप इसका इंश्योरेंस भी बना के रखते हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का रखोगे अपने पास तो उसका जो इन्वेंट्री कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए उतना ही मैक्सिमम लेवल हमें मेंटेन करना चाहिए जितने की ज़रूरत हमें पड़ेगी, राइट। और क्या है? इकोनॉमी इन प्राइसेस। बल्क में फॉर सीजनल सप्लाईज परचेज्ड इन बल्क ड्यूरिंग द सीजन द मैक्सिमम लेवल इज जनरली हाई। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें जो कि सीजनली मिलती हैं तो उस केस में आप लोग उसको बल्क क्वांटिटी में परचेज कर लेते हो, तो उस केस में क्या है, जो मैक्सिमम लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रॉबेरी को स्टोर करके रखना है। ठीक है। स्ट्रॉबेरी कौन से सीज़न में मिलता है? मोस्टली जो है विंटर सीजन में मिलता है। तो आप विंटर सीजन में उसको इतना सारा बल्क में लाकर अपने पास स्टोर करके रखोगे कोल्ड स्टोरेज में कि वो बाकी का जो 6 महीना है उतना भी चले। तो उस केस में आप जितना भी आप स्टोर करके रखोगे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रखोगे, तो उस केस में क्या होता है ना, सीजनल सप्लाई के केस में जो मैक्सिमम लेवल होता है वो हाई रहता है। यहाँ पर हमें मैक्सिमम लेवल का एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन मल्टीप्लाइड विथ मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल मतलब क्या है? रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि किस आपके पास मटेरियल्स हैं वो लेट्स से ये आपका मैक्सिमम है, ये आपका मिनिमम है। तो यहाँ पर एक सर्टन लेवल पहुँच जाने के बाद, सर्टन अमाउंट का क्वांटिटी का लेवल पहुँच जाने के बाद आप ये सोचोगे कि अब हमें दोबारा ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत है। दैट पॉइंट इज नोन एज योर रीऑर्डर लेवल। ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी है कि कितना आपका किस क्वांटिटी में पहुँच जाए तो आपको दोबारा ऑर्डर करना है। फिर है मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। आपका जो रेट ऑफ कंजम्पशन है
वो मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए। और है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, कितना आप कितने दिनों तक आप उसको कितना जल्दी आप उसको अवेल कर सकते हो, दैट इज़ योर मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। और ये सब जो है ये आपको क्वेश्चन में, ज़्यादातर केसेस में क्वेश्चन में आपको सब कुछ गिवन रहता ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल क्या है कि इट इज़ द लोएस्ट क्वांटिटेटिव बैलेंस ऑफ एन आइटम which must be maintained at all times so that there is no stoppage of production। मतलब आपके पास हमेशा इतने क्वांटिटी का सामान रहना ही चाहिए सो दैट आपका जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है वो बंद ना हो, राइट। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो अगर इतना होगा आपके पास तो आपका प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो चलता ही रहेगा, ठीक है। मिनिमम लेवल को जब आप फिक्स करते हो उस टाइम क्या किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट है कि जो कस्टमर स्पेसिफिक ऑर्डर्स होते हैं, मतलब जो आप खुद कस्टमाइज करके बनवाते हो, उसके केस में मिनिमम लेवल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बस एक या दो क्वांटिटी में आपको चाहिए या फिर जितने भी क्वांटिटी में चाहिए सब आपका यूटिलाइज हो जाएगा, तो उस केस में मिनिमम लेवल की ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, आपको अगर एक स्पेसिफिक ऑर्डर मिला है देन इन दैट केस यू नो दैट हाउ मेनी यूनिट्स यू नीड टू डिलीवर and accordingly you can calculate what will be the quantity of raw materials needed। तो उस केस में आपको मिनिमम मैक्सिमम लेवल की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, मिनिमम टाइम कितना आपको चाहिए कि सो दैट ये जो सामान है इसको आप दोबारा से फिल कर पाओ। रिप्लेनिश का मतलब है आप लोग उसको अगेन रीफिल कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम लेवल का भी फॉर्मूला हमें दिया है, आपको इन सारे फॉर्मूलाज को याद रखना ही होगा, ठीक है। इसका और कुछ समझने का रास्ता नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स बाय हार्ट। मिनिमम लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट में नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन मल्टीप्लाइड विथ नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। इसको भी याद रखने का टेक्निक मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद आता है आपका रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या है, when the stock in hand reach the ordering or reordering level, the storekeeper has to initiate the action for replenishing the materials। तो ये जो लेवल है इट इज फिक्स्ड समवेयर बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल्स। तो ये क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम लेवल के बीच में ये रीऑर्डर लेवल को सेट किया जाता है कुछ इस तरह से, सो दैट द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ द मटीरियल between the reordering level and minimum level will be sufficient to meet the requirements of production। जब तक आपका रीफिल नहीं हो जाता मटेरियल, मतलब जब तक आपका मटेरियल्स का फ्रेश सप्लाई रिसीव नहीं हो जाता है, तब तक में आपके पास सफिशिएंट सामान रहना चाहिए मिनिमम लेवल तक पहुंचने के लिए, राइट। देखो ये है आपका मैक्सिमम लेवल, ये है आपका मिनिमम लेवल, ये है आपका मिनिमम लेवल। तो रीऑर्डर की बात हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये वो लेवल है जहां पर आपको ये इन दोनों के बीच में आता है, और यहाँ पर जो डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रीऑर्डर लेवल और मिनिमम के बीच में उतना होना चाहिए कि मिनिमम तक पहुंचते पहुंचते भी अगर सामान नहीं आया है तो भी आपका काम चल जाए, आपके पास आपका जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है वो रुक ना जाए, ठीक है। और इसका क्या फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का, इसका फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। लीड टाइम मतलब क्या है, आपने जिस दिन ऑर्डर प्लेस किया है और जिस दिन आपको वो ऑर्डर इशू हो रहा है, जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया है और जिस दिन आपके पास वो ऑर्डर रीच कर रहा है, आपके पास ऑर्डर रिसीव हो रहा है, ठीक है। उन दोनों के बीच के टाइम को बोला जाता है लीड टाइम। और रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। और क्या है, रीऑर्डरिंग लेवल का एक और फॉर्मूला हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वो क्या है, अगर हम लोग रीऑर्डरिंग लेवल को यहीं पर रखें और इस पूरे चीज़ को उस तरफ ले जाएं तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमम लेवल प्लस नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन मल्टीप्लाइड विथ नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। द वेरी सेम थिंग इज गिवन हियर, ठीक है। तो इसके यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं। और क्या है, एक और रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है, वो क्या है,
मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या है? इट इज द लेवल एट विच नॉर्मल इशू ऑफ रॉ मटेरियल्स आर स्टॉप्ड, जहां पर आपका नॉर्मल रॉ मटेरियल का इशू होना बंद हो जाता है और ओनली इमरजेंसी केसेस में ही मटेरियल्स इशू होता है। सो ये एक और लेवल है जो कि आपका मिनिमम लेवल के नीचे सेट किया जाता है। व्हेन द स्टॉक रीचेस दिस लेवल अ वेरी अर्जेंट एक्शन फॉर परचेज इज इंडिकेटेड। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, मिनिमम लेवल के नीचे भी एक लेवल सेट किया जाता है, दैट इज योर डेंजर लेवल। मतलब अभी तक अगर आपका मटेरियल आया नहीं है, आपका आपने जो ऑर्डर प्लेस किया था ऑर्डर आपको रिसीव नहीं हुआ है और आपका जो स्टॉक ऑफ मटेरियल है वो डेंजर लेवल तक पहुंच गया है, तो उस केस में क्या है, उस केस में ये इंडिकेट करता है कि अभी आपको अर्जेंटली परचेज करना ही होगा। This presupposed that the minimum level contains a cushion to cover such contingencies. तो ये बोल रहा है कि डेंजर लेवल तक अगर आपका पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि जो आपका मिनिमम लेवल है वो एक कुशन की तरह काम करता है कि जो डेंजर लेवल तक ना पहुंचे। The normal lead time cannot be afforded at this stage. It is necessary to resort to unorthodox hasty purchase procedure resulting in higher purchase cost. और यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें तुरंत रॉ मटेरियल चाहिए इसलिए हम लोग बहुत हाई परचेज कॉस्ट में उसको खरीद लें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और क्या है, बहुत सारे फर्म्स में क्या करते हैं कि ये जो डेंजर लेवल है इसको वो लोग रीऑर्डरिंग और मिनिमम लेवल के बीच में कहीं पर सेट करते हैं, ठीक है। तो इन सच केस इफ एक्शन फॉर परचेज ऑफ एन आइटम वॉज टेकन when the stock reached the reordering level, so उस केस में देखो अगर ये बहुत ही वेग आइडिया है अगर आप लोग डेंजर लेवल को रीऑर्डरिंग और मिनिमम के बीच में सेट कर रहे हो, क्योंकि अगर रीऑर्डरिंग के आप लोगों ने रीऑर्डर लेवल पर आपका स्टॉक पहुंच गया है, आप लोगों ने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है, ठीक है, आप लोगों ने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है लेकिन ऑर्डर अभी तक रीच नहीं हुआ है, तो वो तो मिनिमम लेवल तक भी नहीं पहुंचा है, तो अभी से क्या डेंजर, राइट, समझ में आ रहा है। मैं ये पढ़ाने के बाद आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के बता दूंगी कि एक्चुअल में ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, डायग्रामेटिकली आपको मैं बता दूंगी। तो ऐसे केस में डेंजर लेवल का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहता है, ठीक है। तो देख लेते हैं डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन मल्टीप्लाइड विथ मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस, ठीक है। इसका एक अलग सा फॉर्मूला है एंड यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स, यू लर्न दीज फॉर्मूलाज। इसके बाद एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो कि हम लोग करेंगे। पहले मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ। तो लेट्स से ये आपका स्टोरेज है, ठीक है। तो स्टोरेज में मैक्सिमम कितना रह सकता है, लेट्स से मैक्सिमम 30,000 kg यहाँ पर रह सकता है। दिस इज योर मैक्सिमम लेवल, ठीक है, ये है आपका मैक्सिमम लेवल। और यहाँ पर आ जाता है आपका मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कितना है, मिनिमम लेवल है आपका 3000 kg, ये है मिनिमम लेवल। और मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में क्या आता है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल आपका कहाँ पर आता है, रीऑर्डर आ जाता है आपका 12,000 में। और मिनिमम और जो जीरो के बीच में, मिनिमम के नीचे एक जगह पर आता है योर डेंजर लेवल। लेट्स से ये आता है आपका 900 kg में। दिस इज व्हाट, दिस इज योर डेंजर लेवल। तो ये बोल रहा है कि डेंजर लेवल में क्या होता है ना, जब आपको पता चल गया है कि आपका जो मिनिमम है, मिनिमम लेवल भी आपका क्रॉस हो चुका है और आपके पास आप ऑलमोस्ट डेंजर लेवल तक पहुंचने ही वाले हो, तो जैसे ही आप डेंजर लेवल में पहुंच जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि हमारे पास बहुत ही कम क्वांटिटी का स्टॉक है। और अगर हम लोग अभी भी हमारे पास तुरंत परचेज नहीं हुआ, तुरंत हमारे पास मटेरियल नहीं आया, तो हमारा जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है वो
बंद हो सकता है, ठीक है, उसमें एक रुकावट आ सकती है। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट मैक्सिमम, रीऑर्डर लेवल और मिनिमम और डेंजर लेवल का। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। रीऑर्डर लेवल क्या है? ये वो लेवल है जहाँ पर आपको ये देखना है कि यस इट इज़ टाइम टू रीऑर्डर और टाइम टू प्लेस अ न्यू ऑर्डर। मैक्सिमम क्या है कि हमारे पास कुछ भी हो जाए, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में हमें मैक्सिमम इतना ही लेवल चाहिए होगा। और मिनिमम लेवल क्या है? मिनिमम लेवल का है कि हमेशा जो हम लोगों ने यहाँ पर जो भी ऑर्डर प्लेस किया है वो ये लेवल तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास ऑर्डर रीच हो जाना चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। नॉर्मल यूसेज दिया है, हर वीक में 300 यूनिट्स यूज़ होते हैं ए एंड बी दोनों के लिए। मैक्सिमम यूसेज दिया है इसका 450 यूनिट्स पर वीक ईच, दोनों 450 मैक्सिमम यूज़ हो सकता है। और मिनिमम क्या है? 150, ठीक है, 150 यूनिट्स पर वीक। रीऑर्डर क्वांटिटी हमें यहाँ पर दिया है, ए का दिया है 2400 यूनिट्स एंड बी का दिया है 3600 यूनिट्स। रीऑर्डर पीरियड हमें दिया है कितना? ए का दिया है 4 से 6 वीक और बी का दिया है 2 से 4 वीक। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर? रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है, मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करना है और एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास रीऑर्डर लेवल है उसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास। रीऑर्डरिंग लेवल का हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोल रहा है? मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। क्या ये हमें गिवन है? यहाँ पर तो कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम नहीं दिया है। नेक्स्ट क्या है? मिनिमम लेवल प्लस नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। इसका भी डेटा हमारे पास गिवन नहीं है। थर्ड क्या है? मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन दिया है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम क्या है? दिस इज योर मिनिमम एंड दिस इज योर मैक्सिमम ए के लिए। सिमिलरली बी के लिए मिनिमम है 2 एंड मैक्सिमम है 4। तो हम लोग रीऑर्डर लेवल कैसे निकालेंगे? कौन सा वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा यहाँ पर? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। 450 इंटू 6 हो जाएगा ए के केस में, बी के केस में हो जाएगा 450 इंटू 4। सो दिस विल बी रीऑर्डर लेवल आपका कितना आ जाएगा? 2700 यूनिट्स फॉर ए एंड 1800 यूनिट्स फॉर बी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है हमारा रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन मल्टीप्लाइड विथ नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल अभी भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 2700 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल कंजम्पशन दिया है आपको यहाँ पर 300 यूनिट्स दोनों कंपोनेंट्स के लिए। सो 300 इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कैसे निकालेंगे। हमेशा ये चीज़ याद रखना कि नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड का मतलब है एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर का मतलब क्या है? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ए के केस में क्या हो जाएगा? 4 प्लस 6 बाई 2 यानी कि 5। समझ में आ गया? बी के लिए क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 बाई 2 यानी कि वो हो जाएगा 3। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिमम लेवल। व्हाट इज मैक्सिमम लेवल? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ए का रीऑर्डर लेवल कितना है? 2700। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है? क्वेश्चन में दिया है 2400 प्लस हो गया। अब इससे हमें दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन को माइनस करना है। पहला है मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड।
मिनिमम कंजम्पशन कितना है 150 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ए के लिए कितना है 4, बी के लिए है 2. दिस विल बी 150 into 4 एंड दिस विल बी 150 into 2, राइट. सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है एवरेज स्टॉक लेवल क्या होगा. एवरेज स्टॉक लेवल हो जाएगा आपका, इसका मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया था. इसका फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल्स टू मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल बाय 2 और मिनिमम लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी. मिनिमम लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी. ठीक है, अब ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो. मिनिमम लेवल है आपका 1200 यूनिट्स प्लस हाफ इंटू रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है. रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर ए इज गिवन एज 2400 और बी के लिए कितना है 3600 दिया है. इन सबको कैलकुलेट करने पर आपके पास आ जाएगा आपका एवरेज स्टॉक लेवल कितना है. अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इवन दो क्वेश्चन सेम है बट इसके आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है. तो आप एग्जाम में क्या करोगे, क्योंकि आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और ऐसे क्वेश्चंस में वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, आपको सिंपली इसको कैलकुलेट करना है दोनों फॉर्मूला पुट करके और जो आंसर आपको दिखेगा उसी में आपको टिक करना है. ठीक है, समझ में आ गया. सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोर्स रिकॉर्ड. ये क्या है, बिन कार्ड और स्टोर लेजर, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं जिसमें हर एक स्टोर में वेरियस आइटम्स का रिकॉर्ड मेंटेन करके रिकॉर्ड बना के रखा जाता है. ठीक है, पहला क्या है, पहला है बिन कार्ड और दूसरा है स्टोर्स लेजर. तो बिन कार्ड क्या है, बिन कार्ड बेसिकली एक क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड है जिसमें कि आपने कितना मटेरियल रिसीव किया है, आपने कितना फैक्ट्री को इशू किया है और एट द एंड कितना आपके पास बैलेंस रह जा रहा है. इन सब चीज़ों का यहाँ पर एक प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाता है. सेपरेट बिन कार्ड्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच आइटम एंड आर प्लेस्ड इन शेल्व्स और बिन्स. हर आइटम के लिए सेपरेट बिन कार्ड बनाया जाता है और ये जो बिन कार्ड है ना, जब भी कुछ इन्वेंट्री रिसीव हुआ रहता है तो उतने क्वांटिटी का डेबिट किया जाता है और जब भी इन्वेंट्री आपका इशू किया जाता है फैक्ट्री को तो उतने क्वांटिटी का क्रेडिट किया जाता है. ठीक है, और ये जो बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ द स्टोर और इन्वेंट्री इज टेकन आफ्टर एवरी रिसीट और इशू. जब भी आप रिसीव कर रहे हो या फिर इशू कर रहे हो उसके बाद तुरंत ही ये जो बिन कार्ड है उसका बैलेंस निकाला जाता है. ठीक है, द बैलेंस क्वांटिटी ऑफ द आइटम मे बी इजीली नोन एट एनी टाइम. क्योंकि हर एक रिसीट और इशू के बाद उसका बैलेंस निकाला जाता है तो आप हर पॉइंट ऑफ टाइम में आप ये देख सकते हो कि जो आपके पास कितना बैलेंस है उस पर्टिकुलर आइटम का. ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ बोल रहा है कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है जिसका नाम है बिफोर टचिंग द आइटम बिन कार्ड शुड बी टच्ड. मतलब आइटम को ले जाने से पहले आपको बिन कार्ड में उसका एंट्री कराना ही है. ठीक है, फॉर ईच आइटम ऑफ स्टोर्स मटीरियल कोड, मिनिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, बैलेंस क्वांटिटी, ये सब कुछ बिन कार्ड में लिखा जाता है, बिन कार्ड में रिकॉर्ड करके रखा जाता है. ठीक है, और बिन कार्ड जो है इसको और क्या बोला जाता है, बिन टैग और स्टॉक कार्ड भी बोला जाता है. यहाँ पर हमें एक स्पेसिमेन दिया है एक बिन कार्ड का. आप लोग देख सकते हैं बिन कार्ड इस तरह का होता है. मटेरियल कोड, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, कितने यूनिट्स हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, रीऑर्डरिंग लेवल, ये सब और ये सब यहाँ पर ऐसे लिखा रहता है जिसको कि वो लोग अकॉर्डिंगली फिल करते हैं. ठीक है, तो जो दो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स थे, फर्स्ट वाला था बिन कार्ड एंड द सेकेंड वन वॉज स्टोर्स लेजर. तो स्टोर्स लेजर कौन मेंटेन करता है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करके रखता है, जिसमें कि वो क्या करता है, टू मेक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द रिसीट्स, हर रिसीट, हर इशू ऑफ मटेरियल विथ क्वांटिटी एंड वैल्यूज, उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं. सो ये जो स्टोर्स लेजर है ना, दिस इज वेरी सिमिलर टू द बिन कार्ड्स, बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि बिन कार्ड में सिर्फ आप क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते थे, लेकिन स्टोर्स लेजर में आप उनका जो भी आपने रिसीव किया है, इशू किया है और बैलेंस कितना है, उसको क्वांटिटी के साथ उनका मॉनेटरी वैल्यू भी आप लिखते थे. यहाँ पर मतलब स्टोर्स लेजर में इसके मॉनेटरी वैल्यू को भी मेंशन किया जाता है. ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रोफॉर्मा में रिसीट में है कि क्वांटिटी कितना है, लेट्स से 1000 kg. ठीक है, इसका रेट है सपोज 5 per kg.
तो यहाँ पर अमाउंट क्या आ जाएगा, ₹5000। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बिन कार्ड का ये है, बिन कार्ड में यहाँ पर कुछ भी कहीं पे भी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसका, वो उसका मेंशनिंग नहीं है, ठीक है। द लेजर कंटेन्स एन अकाउंट फॉर एवरी item of stores in which receipts, issues and balances are recorded both in quantity and value, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर। तो बिन कार्ड जो है ये कौन मेंटेन करता है, ये स्टोर कीपर मेंटेन करता है, एंड ये जो स्टोर्स लेजर है ये कौन मेंटेन करता है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, राइट। सेकेंड में बोल रहा है बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटेटिव डिटेल्स होता है, मतलब कितने क्वांटिटी का, कितना केजी या कितना लीटर है वही बस बिन कार्ड में मेंशन होता है। लेकिन स्टोर्स लेजर जो है यहाँ पर क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यू भी मेंशन्ड होता है, ठीक है। थर्ड में बोल रहा है एंट्रीज तभी किया जाता है जब ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन स्टोर्स लेजर में क्या है, ट्रांजैक्शन एक बार हो गया उसके बाद आफ्टर द ट्रांजैक्शन स्टोर्स लेजर में उसका एंट्री किया जाता है। नेक्स्ट है ईच ट्रांजैक्शन इज इंडिविजुअली पोस्टेड, हर ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली पोस्ट किया जाता है, लेकिन स्टोर्स लेजर में ना एक समराइज्ड ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स डू नॉट अपीयर इन बिन कार्ड, जो भी इंटर डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट्स हैं उन दोनों के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है वो बिन कार्ड में नहीं शो किया जाता है, लेकिन जो मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब आर रिकॉर्डेड फॉर कॉस्टिंग पर्पस। स्टोर्स लेजर में एक जॉब से अगर दूसरे जॉब में मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है सो उस केस में आपका उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, सो दैट फ्यूचर में आपको कॉस्टिंग करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिकॉन्सिलिएशन ऑफ स्टोर्स लेजर एंड बिन कार्ड। Normally there should not be any difference between the quantities shown in the bin card and the store's ledger. However, in practice, differences arise mainly due to the following reason. जैसे हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे, तो स्टेटमेंट क्यों बनाते थे, क्योंकि देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द बुक्स, राइट। बैंक बुक और कैश बुक में डिफरेंस रहता था, इसीलिए आप लोग क्या करते थे, इसीलिए आप लोग जो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि किस वजह से अगर कभी भी स्टोर्स लेजर और बिन कार्ड में डिफरेंस दिखता है तो किस वजह से दिखता है, ये हम लोग देखेंगे। पहला है कि एरिथमेटिकल एरर हो सकता है जब आप बैलेंसेस निकाल रहे हो, ये तो बहुत ही फीजिबल है। नेक्स्ट है नॉन पोस्टिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट ईदर इन अ बिन कार्ड और इन द स्टोर्स लेजर मे बी ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं रिसीव किया है जिसकी वजह से आप लोग या तो बिन कार्ड या फिर स्टोर्स लेजर में आप लोग पोस्ट करना भूल गए हैं, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है, पोस्टिंग इन द रॉन्ग बिन कार्ड या फिर रॉन्ग शीट ऑफ द स्टोर्स लेजर। अगर आपने गलत बिन कार्ड या गलत स्टोर्स लेजर में आपने पोस्ट कर दिया तो उस केस में भी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, पोस्टिंग ऑफ रिसीट्स अंडर इशू एंड वाइस वर्सा। कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग जब पोस्ट कर रहे हो, आपने कोई चीज़ रिसीव की है लेकिन आप लोग उसको इशू के अंडर में पोस्ट कर देते हो, और कभी कभी क्या होता है आपने उसको इशू किया है लेकिन वो रिसीट के अंडर में पोस्ट हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि मटेरियल्स इशूड और रिसीव्ड ऑन लोन और फॉर अप्रूवल आर समटाइम्स एंटर्ड इन बिन कार्ड बट नॉट इन स्टोर्स लेजर। कभी कभी क्या होता है ना, जो मटेरियल आपने इशू किया है या फिर रिसीव किया है विच इज़ ऑन लोन या फिर वो अप्रूवल के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, या तो वो मतलब कभी कभी बिन कार्ड में आपने एंटर कर दिया है लेकिन आप लोग उसको स्टोर्स लेजर में एंटर करना भूल गए हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में जो डिफरेंस है दोनों में वो अराइज हो सकता है। Any difference between the stores ledger and bin card defeats the purpose for which the two separate sets are maintained. अगर इनमें डिफरेंस आता है तो इनका जो मेन पर्पस है वही नहीं फुलफिल हो पाता है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आपको कंट्रोल करना चाहिए कि आपका जो मिसमैच है दोनों में वो नहीं होना चाहिए, एंड यू नीड टू मेंटेन द करेक्ट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और यू नीड टू फॉलो वेरियस मेथड्स, और उसको उन दोनों में जैसे डिफरेंस ना अराइज हो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
आज का ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने CA में दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।